ठीक है सर जी, जो CMS वाला पोर्शन है अगर वहां तक ये कंप्लीट है आपका, तो अब इसी के आगे वाला कंपार्टमेंट देख लें। ठीक, तो जैसे पूरा का पूरा जो डिजाइन मेरे पास बन गया, अब उसमें अगले फीचर्स हमें क्या चाहिए, तो अगले फीचर्स हो सकते हैं थीमिंग के। ठीक, अब थीम में अगर देखें तो मल्टीपल लॉजिक्स हमारे पास हो सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो हम ई-कॉमर्स वेबसाइट देखते हैं, तो जब सेल स्टार्ट होता है तो क्या वेबसाइट का लुक चेंज हो जाता है, और जैसी सेल खत्म होता है तो फिर नॉर्मल मोड में आ जाता है। तो एक तो फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर कि कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा वेबसाइट ऐसा होगा जो सीजन के हिसाब से चेंज होगा। तो गर्मियों वाला दिन आ गए तो कलर कॉम्बिनेशन अलग, सर्दियों वाला टाइम आ गया तो कलर कॉम्बिनेशन अलग। ठीक, और आपके बरसात वाला टाइम आ गया तो कलर कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है। रेनी डे में हो सकता है बरसात ही करवा दे कोई। ठीक, तो अगर इस टाइप की चीजें अगर हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ी, तो उसके लिए अब फिर से यहीं से फंक्शन के पास वापस जाते हैं और इसी को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे किया था डिफाइन द फंक्शन, कॉल द फंक्शन और पासिंग द आर्गुमेंट। और अब उसी आर्गुमेंट के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू। ये रेडमी डॉट एम डी यहाँ कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है, ये इतना हमने किया था हेल्पर तक का। अब हेल्पर के बाद नेक्स्ट बनाते हैं अपने पास, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं और इसका नाम बोल देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू डॉट जीएस। ठीक, अब डिफॉल्ट वैल्यू का यूज केस अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना होगा, देखो। डिफॉल्ट और वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि अभी क्या किया कि हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम बोल दिया हेलो, ओपन क्लोज किया, कर्ली के साथ नीचे चले गए और डेटा प्रिंट करवाने के लिए हमने कंसोल डॉट लॉग का यूज कर दिया और यहाँ पे जाके हमने एक डेटा डिजाइन कर लिया बैकटिक में और बोल दिया जाके हेलो, और बस इसने को यहाँ से छोड़ दिया। फिर नीचे गए और हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक, कॉलिंग की अगर हम बात करें तो कॉलिंग में क्या करना है, खाली हेलो, ओपन क्लोज किया और टर्मिनेट कर लिया। और अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तो इंडेक्स पे गए और हेल्पर को हटा दिया, स्क्रिप्ट src और डिफॉल्ट वैल्यू को ऐड कर लिया। यहाँ पे रन करा के देख लें, इंस्पेक्ट और कंसोल, डेटा आ रहा है मेरे पास। लेकिन अब अगर देखें ये तो खाली स्टेप बना किसका, डिफाइन द फंक्शन और कॉल द फंक्शन का। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब बंदे ने बोला कि हेलो के साथ मेरा एक नाम आना चाहिए। ठीक, तो हेलो मतलब ये होगा जो बंदा कॉल करेगा वो अपना नाम बताएगा और हमें उसी का नाम टेम्पलेट में फिट करके प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम डेटा कहाँ पास करेंगे, यहाँ पे। तो अब अगर हम यहीं पे जाएं और मान लो वैल्यू में डाल दें अभी के लिए ड्यूपैड, और ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पे लिख दें जाके डेटा और इस डेटा को यहाँ पास कर दें और डेटा चला के देख लें। ठीक, लेकिन केस कुछ ऐसा आ जाए कि मेरे पास क्या हो कि मैं ये फंक्शन कॉल तो करूं लेकिन वैल्यू कुछ ना डालूं, तो अब क्या होगा, एरर, मिलेगी। एरर मिलेगा। अप्लाई करके देखें तो क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। तो अब यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को हमें कुछ डेटा पास करना था लेकिन हम भूल गए, तो उस केस में अगर उसको हमें हैंडल करना है तो हम यूज करते हैं सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू का।
और सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू में केवल करना क्या होता है कि जहां हमने फंक्शन लिखा हुआ है बस उसी डेटा के पास में हम डिफॉल्ट वैल्यू यही असाइन कर देते हैं। जैसे बोल दिया गेस्ट, तो अब पैटर्न क्या होगा कि अगर आपने डेटा पास किया और हमें पता है वेरिएबल वैल्यूज को ओवरराइड करता है, तो अगर हमने यहाँ ड्यूकैट लिखा तो ये ड्यूकैट किसके पास जाएगा? डेटा के पास। ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी डिजाइन करके रखा हुआ है। लेकिन जब मैं इस वाले को कॉल करूंगा तो हमने तो कोई डेटा पास ही नहीं किया, और अगर डेटा पास नहीं किया तो उस केस में गेस्ट लिखा हुआ आएगा। चेक करते हैं। तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो, अगर फर्स्ट टाइम आपने खोला लॉगिन नहीं किया तो वेलकम गेस्ट लिख के आएगा। और अगर आपने ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया तो आपका नेम उठाएगा और फंक्शन के अंदर डाल देगा, तो फिर आपका नाम आएगा। ऐसी कुछ सेम सिनेरियो फोटो का भी होता है कि फेसबुक में फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया लेकिन फोटो नहीं डाला, तो डिफॉल्ट में एक अवतार जैसा फोटो आता है, और अगर उसकी जगह अपना दूसरा फोटो डाल दिया तो अपना फोटो आता है, लेकिन अगर वो हटा दो तो फिर से अवतार का फोटो आ जाता है। तो ये सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू का एग्जांपल है, नोट करो ऐसे ही। फिर मूव करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट की कहानी समझते हैं कि अब अगर हमने क्या किया, ये चला दिया, ये तो बन गया, लेकिन अब इसका कोई रियल यूज केस बनाना चाहे तो, और जो ज्यादा जगह पे यूज होता हो, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल बन सकता है या तो थीमिंग का और या तो डिस्काउंट वाले का। ठीक, जैसे मान लो किसी शॉपकीपर के पास में गए और उसने एक नॉर्मल सा डिस्काउंट सिस्टम लगा रखा है कि अगर कोई भी कस्टमर आया, 1000 रुपए का सामान उसने खरीदा तो 10 रुपए का डिस्काउंट, 3000 का खरीदा तो 50 रुपए का डिस्काउंट, 5000 से ऊपर का परचेज किया तो हो सकता है बोले 10% डिस्काउंट। ठीक, तो एक कोई शॉप था उसने ये रूल्स बना रखे थे। तो अब अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि मेरे पास जो शॉप में कस्टमर आने वाले हैं वो ज्यादातर कौन सी रेंज के आने वाले हैं? 1000 वाले। शॉप जैसे नॉर्मल किसी शॉप पे अगर जाते हैं तो उसका एवरेज टोकन वैल्यू कितना बनता है? तो कोई फिक्स होता होगा 300-400 का, और कुछ कस्टमर्स ऐसे आते होंगे यूनिक जो बोलते हैं 1000 रुपए से ऊपर का परचेज करना है। तो कोई ऐसा आता होगा जो बोलता होगा मतलब ग्रोसरी का अगर है तो मेरे पूरे एक महीने का राशन एक साथ निकाल के दे दो, तो उसका अमाउंट कैसा बनता होगा? बड़ा। तो अगर ये चीज मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ी तो भाई जो भी सिस्टम होगा तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार मैनुअली पर्सन का प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस दोनों बार बार लिखना पड़ेगा। और अब अगर हम चाह रहे हैं कि ज्यादातर जो कस्टमर है उनका डिस्काउंट ऑटोमेटिक लग जाए, और अगर वो हमसे बार्गेनिंग करें तो हम डिस्काउंट कम या ज्यादा कर सकें, तो उसके लिए भी सेम ऐसे ही फंक्शन बनेगा। जैसे कि नीचे गए, हमने लिखा फंक्शन और शॉप। ठीक, अब शॉप में क्या क्या बताना है तो हमने बोल दिया जी, मान लो एक तो उसने प्राइस बताना है तो लिख दिया पी, दूसरा डिस्काउंट बताना है तो बोल दिया डी, और नीचे गए कर्ली के साथ में, और यहाँ पे जाके लिख दिया हमने कंसोल डॉट लॉग और बोल दिया पी माइनस डी, और अमाउंट कुछ परसेंटेज में ना मान के फिक्स अमाउंट मान लो आप। तो अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने ये फंक्शन बनाया शॉप के लिए, अब इसको अगर एक्टिव करेंगे तो शॉपकीपर इस फंक्शन को कॉल करेगा, बताएगा जी कितने का आपने सामान खरीदा, तो आपने बोला जी 800 रुपीज का सामान परचेज किया, तो डिस्काउंट कितना लगेगा, तो हमने कहा 10 रुपीज का। अगला एक और कस्टमर आया, फिर हमने शॉप को कॉल किया, और अब की बार आया कि मान लो 1000 रुपीज का सामान परचेज किया, तो डिस्काउंट बार बार हमें बताना पड़ेगा। और इसी के बाद मान लो कोई एक और बंदा आ गया शॉप पे जिसने परचेजिंग कर ली 3000 रुपीज की, तो ये यूनिक बंदा हुआ, एक ही आज कोई आएगा, तो उस केस में डिस्काउंट देना था मान लो 50 रुपीज का। बट ज्यादातर कैटेगरी कौन सी मैच कर रही थी, मतलब 1000 के आसपास वाली, जिनको डिस्काउंट कितना मिलना था, 10 रुपए का। तो अब इस केस में हम क्या करें, तो अब यूजर ये नहीं चाहेगा ना कि बार बार मेरे को ये लिखना पड़े। तो डिफॉल्ट वैल्यू का फायदा क्या है कि मैं इसको हटा दूं और यहाँ से ये हटा दूं, और ये तो स्पेशल टाइप का है, और जो भी ये 10 रुपीज का डिफॉल्ट डिस्काउंट था वो यहीं पे ऐड कर दूं।
और अब चला के देखें तो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है उतना ही। कंफर्म, नोट कर दो ये एग्जांपल, एक सॉफ्ट का और ऐसी। ठीक, और अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें अगर सीएमएस वाले पे, सेम ये डेटा, तो अब अगर इसको सीएमएस वाले पे इम्प्लीमेंट करें तो देखो कहाँ कहाँ सेट हो सकता है। तो अब अगर देखें तो अपने पास ये वाला कोड एक्सेस कर लें। ठीक, और इस वाली फाइल में जाके देखें तो हमने कितने पेज कन्वर्ट किए थे। एक इंडेक्स वाला पेज कन्वर्ट किया था, और कौन सा किया था, हेडर फुटर एक ही पे रखा था। ये खाली है, एक इंडेक्स किया था, चलो कोई नहीं। एक ये इंडेक्स वाला हमने किया था, इसी पे क्वांटिटी वगैरह लगा के देख ली थी हमने। और अब अगर इसी, मान लो इसी कोड की अगर हम बात करें, तो इस कोड में मेरे पास टाइटल में जो ये वैल्यू लिखा था, डाला था ये ब्लॉग वाले का। तो अब एक काम कर लेते हैं, चलो यहाँ से ये कोड पूरा कॉपी कर लेते हैं और ब्लॉग में भी रख लेते हैं, बाकी पेजेस हटा देते हैं और यही सेम प्रोजेक्ट रन करा लेते हैं। इधर से इंडेक्स रन कराया, अभी दो हमारे पास चल रहे हैं, एक तो होम और एक ब्लॉग। ठीक, दोनों में डेटा अभी सेम आ रहा है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं ना, कि अगर मैं बोलूँ ब्लॉग में अगर गए तो वहाँ डेटा आनी चाहिए 10, तो अभी जो ब्लॉग होगा वहाँ पे 10 डेटा आ गए होंगे, डायनेमिक था। और नेविगेशन आप लोग डायनेमिक करके लाए होंगे ग्रुप के साथ में। तो अब अगर मान के चले हम यहाँ पे होम पे जाएं या ब्लॉग पे जाएं, दोनों ही केसेस में मेरे पास टॉप का वैल्यू क्या है, सीएमएस वाला। और अब अगर देखें तो मान लो अगर ये ब्लॉग का पेज होता, तो हम यहाँ पे ब्लॉग लिखते हैं तो चेंज हो जाता, इस पे ब्लॉग आ रहा होता और यहाँ पे सीएमएस आ रहा होता। लेकिन फिर अगर देखें तो अगर ऐसे ढेर सारे पेजेस होते हैं और उसमें से मान लो मैं किसी हेड को तो कॉल करता, लेकिन ये वैल्यू डालना भूल जाता, तो डिफॉल्ट कंपनी का नाम लिख के आना चाहिए था। तो अब ये चीज अगर डिफॉल्ट पे हैंडल करना चाहे तो तरीका क्या होगा, कि हम ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से हटा देंगे और इस वैल्यू को कहाँ सेट कर देंगे, यहाँ पे टाइटल की डिफॉल्ट वैल्यू डाल देंगे। कि अब अगर कोई कॉल करेगा हेड वाले फंक्शन को और कुछ पास नहीं किया, तो डिफॉल्ट वैल्यू सीएमएस टेम्पलेट लिख के आएगी। तो इंडेक्स का डेटा हट चुका है और अभी आउटपुट अगर देखें तो इंडेक्स में वैल्यू सेम आ रही है। तो जिसका जिसका चेंज करना होगा बस खाली वो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन अगर भूल गए तो डिफॉल्ट आएगा। अब जैसे ये बनाया तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल देखें, कोई बंदा ये बोले कि मेरे पास होम पे अगर जाऊं तो थीम अलग हो, थीम का मतलब ये कलर अलग हो, ये कलर अलग हो। और अगर मैं ब्लॉक पे जाऊं तो ये दोनों कलर अगेन अलग अलग हो। अब क्या करें, जैसे जीमेल यूज करते हैं तो जीमेल में थीम के ऑप्शंस मिलते हैं, बाय डिफॉल्ट पहले एक आता है, फिर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकता है। तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे चाहिए। तो उस केस के लिए कहानी हमें क्या करनी पड़ेगी, कि जो सीएसएस की फाइल है उसकी अब हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी, पूरी की पूरी सीएसएस की। तो अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये पूरा सीएसएस कॉपी कर लेंगे और एक नया सीएसएस का फाइल बना देंगे जिसका नाम लिख देंगे थीम डॉट सीएसएस। ये कोड यहाँ रखो और केवल कलर्स को अपडेट कर लो। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे गए पहले हेडर वाले में, तो ये हटाया और बोल दिया मान लो रॉयल ब्लू। यहाँ पे नैब में टोमेटो डाला था, मान लो हमने डाल दिया गोल्ड। फुटर नीचे है,
सेम वही हेडर वाला ही रॉयल ब्लू। और अब दोनों पे अटैच करना है, दोनों फाइल्स कैसी हैं, अलग अलग। तो अब ये भी डायनेमिक होगा। तो अब ये चीज हैंडल करने के लिए क्या करें कि अब फिर ऐप पे जाओ और ऐप में हेडर के अंदर में CSS का कोड रखा हुआ है। तो अब करना क्या है कि इस फाइल का नेम कट कर लो और ऊपर जाने के बाद एक आर्ग्यूमेंट और बढ़ा दो और इसका नाम लिख दो CSS इज इक्वल टू, और डिफॉल्ट CSS का नाम पास कर दो और ये CSS यहाँ लिख दो। तो लगा दूं कर्ली डॉलर और CSS, तो ये नेम उठ के पूरा यहाँ आ जाएगा और अभी थीम वही चल रहा होगा। देखो चाहे होम पे क्लिक कर लो या ब्लॉग पे क्लिक कर लो, लेकिन मेरे को ब्लॉग वाले का चेंज करना था। तो अब इस केस में हम कहाँ जाएंगे, सीधा ब्लॉग पे गए और यहाँ पे जाने के बाद लगाया कॉमा और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में थीम का नाम पास कर दिया गया। तो नाम क्या था, थीम डॉट CSS। और अब ब्लॉग पे थीम वाला चलेगा और इस पे डिफॉल्ट है। क्लियर है। तो रियल यूज केस एक थीम वाला हो गया। तो ऐसे ही हम फोटोज का भी बना सकते हैं। बंदे ने खाली IMG SRC अगर लिख रखा है और बाहर से इमेज को कॉल भी किया है लेकिन इमेज का नाम नहीं बताया, तो हम डिफॉल्ट थीम रख देंगे यहाँ पे उसका इमेज का। तो कोई एक ब्लैंक इमेज ले लेंगे ग्रे कलर का, इसमें क्रॉस का सिंबल लगा देंगे डिफॉल्ट और हर बार उसी को प्रोसेस कर देंगे। ठीक, तो जितना डिफॉल्ट वाला वर्क होगा वो हम कुछ इस तरीके से हैंडल करेंगे। तो अब अगर देखें यहाँ पे तो ये वाली चीज भी कंफर्म है मेरे ख्याल से। और इसी में भी और चीजें अगर हम ऐड करना चाहें तो फिर से अपने पास इसी डायरेक्टरी में वापस आते हैं। तो डिफॉल्ट से क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना हमने यहाँ सीख लिया। लेकिन फिर अगर देखें तो इसी का अगला केस जो आता है वो आता है रिटर्न का। ठीक, रिटर्न का मतलब क्या है कि अभी जो भी ये काम कर रहे हैं काम तो बिल्कुल सही से ही हो रहा है, लेकिन जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट के ऊपर अगर मैं इन फ्यूचर कुछ और चीजें करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी अगर मान के चलो मेरे पास फिर से एक और फाइल बनाते हैं और इसके टॉपिक का नाम है रिटर्न डॉट GSS। और अब ये समझते हैं कि हमें बोला गया कि 2 डिजिट को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है यूजिंग फंक्शन, तो बना सकते हैं। बताओ जी, क्या लिखते हैं, फंक्शन ऐड ओपन क्लोज कर लें A, B कर्ली के साथ नीचे चले जाएं और सीधा यहाँ क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और लिखते हैं A+B। कर दिया। और जब नीचे गए तो हमने यहाँ पे बोला इस फंक्शन को कॉल करो, तो कॉल करने के बाद बोला हमने ऐड और वैल्यू डाल दी 20, 10 और रन करा लें। तो इंडेक्स पे गए, इसको हटाया, स्क्रिप्ट SRC लिखा और रिटर्न को सेट कर दिया। चला के देख लें तो, और अब बोला जा रहा है इस 30 में 50 और ऐड कर दो। रिजल्ट में 50 और ऐड करना है। तो बताओ क्या करें, क्या चेंज करना है। ऐसा इस रिजल्ट में 100 और ऐड कर दो या 50 ऐड कर दो, तो क्या करें, अभी इधर तो जा ही नहीं सकते ना क्योंकि फंक्शन बनाया 2 डिजिट के लिए, तो हमने 2 डिजिट का डेटा कंज्यूम कर लिया। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट में 100 और ऐड करना है, तो क्या करें। तो मान लो जी यहाँ जाए, तरीका समझना, मैं यहाँ लिखूँ जाके लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, तो अभी ये डेटा किसके अंदर आ गया, रिजल्ट में। और फिर अगर नीचे जाके अगर मैं लिखूँ जाके कंसोल डॉट लॉग और रिजल्ट प्लस 100, तो काम बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा। Yes.
चलो चेक कर लो। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि यहाँ कहानी क्या है कि जब मैंने रिजल्ट लिखा तो रिजल्ट में पूरा का पूरा फंक्शन ही आ गया, और फंक्शन में आप 100 ऐड करोगे तो ऐड तो होगा ही नहीं। नोट करो प्रोग्राम ही इतना। देखो कि अगर मैंने ये लिखा तब तो दिक्कत क्या है कि मैं इसको प्रोसेस तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट में कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। ठीक, तो मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं देखो, तो अभी ये चीज हम यहाँ से हटा देंगे पूरी की पूरी। ठीक, और अब ये रूल बन जाएगा। ठीक, रूल क्या बनेगा कि अगर हमने कोई भी फंक्शन बनाया तो उस फंक्शन के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक, रीजन क्या है, क्योंकि अगर हमने अंदर लिख दिया तो वो करेगा क्या, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और डेटा प्रिंट करा देगा, लेकिन मैं उस डेटा को दोबारा अगर कभी यूटिलाइज करना चाहता हूँ तो कर ही नहीं सकता। ठीक, तो उस केस में ये क्या बोलते हैं कि जो प्रिंटिंग का काम है वो आप बाहर से करो। तो तरीका क्या होगा, तो देखो ये यहाँ से हटाएं कंसोल डॉट लॉग को, दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने के साथ साथ जो भी रिजल्ट होगा उसको आप RES नाम के वेरिएबल में रख लो। प्रॉपर तरीका, क्योंकि डायरेक्ट हम इक्वेशन नहीं करते, इक्वेशन करने के बाद उसको एक पैकेट में स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हमें करना होगा रिटर्न। तो रिटर्न कीवर्ड है, जैसे फंक्शन कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड है, दोनों के कलर क्या हो गए, ब्लू। तो इससे पता लग गया पहले से बना बनाया मिला। और इस रिटर्न के साथ हम RES को पास कर देंगे, और अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करने जाएंगे तो नीचे गए और हमने लिखा ऐड। ऐड करने में क्या होगा, डेटा डालना है, तो डाल दिया हमने 100,200। और अब यहाँ कहानी क्या होगी कि ये ऐड नाम का जो फंक्शन है वो दोनों वैल्यूज को लेके जाएगा, कहाँ स्टोर कर देगा, ए और बी के अंदर। ए और बी कहाँ जाएंगे, रिजल्ट में, और रिजल्ट में जाने के बाद ये इसको कर देगा वापस। तो जैसे ही वापस लेके आएगा तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे, तो लिख देंगे जाके लेट रिजल्ट इज इक्वल टू। और अब अगर इस रिजल्ट को अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम नीचे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखेंगे रिजल्ट। टर्मिनेट करके देख लें, लेकिन फिर बोला जा रहा है कि इसी रिजल्ट में क्या ऐड कर दो, 50 या 100 कुछ भी एक वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हैं, जैसे +50, तो रिजल्ट में 50 ऐड हो जाएगा। चेक कर लो यहाँ पे। सोल्यूशन क्या है कि अब हम इसके अंदर में कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसा कुछ भी नहीं लिखने वाले। तो प्रिंट कराने का जो काम होगा अब वो हम करेंगे बाहर से। नोट करो ये एग्जांपल उसी के जस्ट नीचे, प्रॉब्लम क्या था वो नोट डाउन किया, और अब सोल्यूशन क्या है वो लिखो। कि अब जैसे मान के चलो अगर ये चीज यहाँ तक बना दी पूरी की पूरी हमने, अब रिटर्न अगर लिखा तो रिटर्न लिखने से भी फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक, तो पहली चीज समझते हैं कि अगर हमने किसी भी फंक्शन में रिटर्न लिख दिया तो रिटर्न के बाद में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रिटर्न से पहले यहाँ पे लिख दूं कंसोल डॉट लॉग, केस है केवल, और यहाँ पे बोल दूं मान लो जी रिजल्ट इज, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो रिजल्ट दिखाएगा। देखो आ रहा है रिजल्ट इज, और नीचे आ गया रिजल्ट। लेकिन अगर मैं इसी कंसोल डॉट लॉग को रिटर्न के बाद लिखूं तो ये चलेगा ही नहीं। चेक करके देख लें, तो कोई भी फंक्शन अगर आपने कहीं बना हुआ दिखा हुआ देखा तो उसमें आप देखोगे रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो रिटर्न का मतलब एक तरीके का हम मान सकते हैं स्विच पड़ा था और स्विच में ब्रेक लगाया था, तो ये ब्रेक के जैसा काम करता है कि जहां रिटर्न मिला उसके अगला वाला रीड ही नहीं किया जाता। नोट करो अगली चीज अपने पास ये,
अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करो, नेवर यूज एनी स्टेटमेंट आफ्टर द रिटर्न। सेम ऐसे ही है कुछ। जब अगर मान के चलो कि आपके पड़ोसी का मोबाइल फोन खराब हो जाए और आप ही को बोला जाए जी मेरा मोबाइल फोन सही करवा दो, और आपको जाना पड़े सर्विस सेंटर, ठीक, तो सर्विस सेंटर में जाके, सर्विस सेंटर का मतलब एक तरीके का फंक्शन ही है, तो वहां जाके क्या क्या स्टेप परफॉर्म करोगे आप? जाओगे, फोन किसी और को दोगे, वो फिर किसी और को देगा, और वो सही करने के बाद में सीधा आपको फोन देगा, या जिसने आप जिसको आपने दिया था वो आपको फोन वापस देगा? वही देगा, ऐसा नहीं सर्विस इंजीनियर वाला डायरेक्ट देगा। तो अभी इससे पहले का सिनेरियो क्या था कि जैसे मान लो हम शॉप वाला अगर एग्जांपल उठाएं इसी में, तो नेक्स्ट नीचे जाता है, और मान लो जी फिर से एक मोबाइल शॉप का एग्जांपल बनाते हैं कि एक मोबाइल शॉप था, ठीक, तो हमने बोल दिया जी फंक्शन मोबाइल। मोबाइल शॉप में क्या करवाना था कि यूजर आएगा और अपना मोबाइल देगा, तो मोबाइल का मतलब बोल दूं एम, ठीक, और नीचे अगर जाएं तो इस फंक्शन को कॉल कर लें। कॉलिंग के लिए क्या किया, तो हमने लिखा मोबाइल, ओपन क्लोज किया, और यहाँ मान लो अपना मोबाइल डाल दिया, तो डालते जाके एप्पल, सैमसंग डलवा लो, सैमसंग डाल दो। हमारे पास कौन सा था, सैमसंग का मोबाइल था, हमने दे दिया, ठीक, तो जिसने जहां हमने कॉल किया तो समझ लो ये शॉपकीपर को दिया हमने, और शॉपकीपर ने क्या किया, अपना यही मोबाइल उठाया और इंजीनियर को दे दिया, ठीक, इंजीनियर ने क्या किया होगा कि इसमें कुछ रिपेयरिंग वाला काम किया होगा, और रिपेयरिंग वाला काम करने के बाद ओके स्टेटस के साथ बाहर भेजा होगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा रिटर्न, रिटर्न के साथ बैकटिक लगाया, और बैकटिक के साथ हमने यहाँ लिख दिया जी ओके, और मोबाइल नंबर और पास कर दिया, लिख दिया जाके जी डॉलर और एम, और यहाँ से कर दिया टर्मिनेट। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। अब इतना जैसे ही हमने किया, ये लगाने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे मोबाइल फोन उसको चलाऊं अगर, तो चलाने के लिए क्या करना होगा कि स्टेटस दिखाना भी पड़ेगा, और स्टेटस दिखाने के लिए क्या करें, वेरिएबल मिले, तो हमने बोल दिया लेट रिपोर्ट। पहले तो भाई रिपेयर होके आएगा, मैं चेक भी तो करूंगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हमने क्या लिया, रिपोर्ट लिया, और रिपोर्ट लेने के बाद में इसको प्रिंट करा दिया, तो बोल दिया जाके आर, बाहर गए और चेक करो, ओके सैमसंग, लेकिन जब क्लाइंट को मिला वो बोल रहा है काम नहीं कर रहा, फिर से प्रोसेस कराओ। अब मेरे को ये भी ट्रैक करना है कितनी बार मॉडिफिकेशन हुए, तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पे आ गई दिक्कत कि इसको अभी एक्टिव ही रहने दें। आपने बोला जी समस्या है, समस्या है, तो हमने क्या बोला, फिर से भाई साहब सॉफ्ट उसको बुलाया, डेवलपर को अपने, और डेवलपर से बोला अब समस्या किसमें है, तो आर में। मोबाइल में पहली बार दिया आपने काम कर लिया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाएगा तो पिछली लॉक्स भी तो चेक करेगा वो। तो अब अगर हमने यहाँ केवल फिर से आर को पास किया और इसको लेट आर वन में रख दिया, अब की बार रिजल्ट वन का ला के दो मेरे को आगे, और जब रिजल्ट वन यहाँ पे आया तो फिर अगर चेक करना हुआ तो अगेन लिखा हमने कंसोल डॉट लॉग, और अब की बार किसको पास किया, आर वन को, तो प्रिंट कराने का मतलब सामने वाले को दे दिया। और अभी भी दिक्कत होगी दोबारा फिर से कॉल करेंगे। तो अब अगर इसको रन करा के देखें तो देखो स्टेटस में पहले ओके सैमसंग था, मतलब एक बार अटेम्प्ट किया था, अगली बार ओके ओके, मतलब अटेम्प्ट दो हो गए, पहली बार में ये किया था, अगली बार में ये, और लॉग्स इसके वो स्टोर करके रखे हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी परफेक्ट एग्जांपल किसका है, रिटर्न का। तो ऐड करो मोबाइल वाला प्रोग्राम ये, ठीक है सर जी, क्लियर है ये वाला। तो यहाँ पे अगर देखें तो रिटर्न के साथ हमने लिख दिया, लेकिन अब अगर देखें तो क्या इसके साथ भी इन फ्यूचर कोई ट्रबल आ सकती है? कुछ भी आइडिया जो बनता हो इसके साथ।
कि अभी अगर देखें तो यहाँ पे एक बार में एक काम करना है, लेकिन अगर सिनेरियो कोई ऐसा बन जाए कि जहां मुझे एक बार में मल्टीपल डेटा के साथ काम करना पड़े, ठीक, तो इसके लिए अगर हम कॉन्सेप्ट उठाएं तो आपके पास आता है अगला मल्टीपल रिटर्न, और ये ज्यादातर केसेस में यूज होने वाला है। ठीक, तो इसमें अगर देखें तो फ्रंट एंड आपके पास कम रेंडर होगा, और मोस्टली जो बैक एंड वाली चीजें होंगी वो ज्यादा लिखी जाएंगी। जैसे कि अब अगर एक प्रोग्राम और बनाना है, मल्टी और रिटर्न डॉट यूज केस क्या निकल गया है, तो अब की बार मान लो मेरे पास केवल ऐड करने के लिए नहीं बोला गया, पूरी एक कैलकुलेशन ही दे दी गई। ठीक, तो जैसे हमने बोल दिया जाके एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम बोल दिया कैल्सी, और बोला ये जा रहा है कि हमें दो डिजिट दिए जाएंगे। तो दो डिजिट्स में देखें तो ए कॉमा बी, दो हमने ले लिया, नीचे चले गए, और बोला ये जा रहा है कि अब इन दोनों डिजिट्स के ऊपर मेरे को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करा के दे दो। ठीक, पहले वाले में क्या था, खाली ऐड करा के दे दो, लेकिन अब बोला जा रहा है कि उन दो नंबर्स के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक, तो ये अगर देखा जाए तो एक तरीके का पैटर्न हो सकता है एक्सपेंसेस वाला। जैसे न्यू ईयर में आपको मान लो फादर साहब बोलते हैं कि 5,000-5,000 रुपए सबको दिए जाएंगे न्यू ईयर मनाने के लिए। तो अब हर एक बंदा ये सोचेगा ना कि 5,000 में एक ही बंदे को दे के आने हैं कि 10 जगह बांट के आना है। ठीक, और उन सबका आउटकम, और फिर बाद में ये भी रिपोर्ट दिखाना है भैया किसने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय किया। लेकिन ऐसा करना है, खर्च ही करना है, ये नहीं कि पता पड़ेगा आपने बोला कि हमने तो खर्च ही नहीं किए, बगल वाले समोसे खा लिए, तो वो वाला सीन नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास अमाउंट जो है उसी के ऊपर मल्टीपल टास्क करने हैं। ठीक, जैसे मैथमेटिकल वाले ढेर सारे हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को दो एरिया हमने दे दिए, एक्स और वाई, इतना मेरे पास मान लो विड्थ है, इतना हाइट है, अब प्लॉट का डिजाइन बनाओ, और वो बदले में मेरे को चार मॉडल ला के दे रहे हैं कि ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ये बन सकता है और ये बन सकता है। तो कोऑर्डिनेट तो हमने एक ही बार दिए और फिक्स है, लेकिन मॉडल कितने निकल के आए, चार। तो ऐसे ही अगर देखें तो ये मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो सिंपल प्रोग्राम बन जाएगा। तो अब अगर ये काम मेरे को करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबका रिजल्ट रखेंगे वेरिएबल में। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो बोलूंगा लेट R1 रिजल्ट 1 इज इक्वल टू, एडिशन करना था तो बोल दिया a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन करना था तो लिखा लेट R2 इज इक्वल टू a माइनस बी, लेट R3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी, और लेट R4 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी। और नंबर कहाँ से मिलेगा, तो बाहर से। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कैल्सी, ओपन क्लोज किया, और कोई ऐसा नंबर ले ले जिसमें सबको सिस्टम बन जाए, तो बोल देता हूँ 50, 10 और टर्मिनेट कर लें। और इस रिजल्ट में इन फ्यूचर चेंज भी करने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए तो हमें पता है कि नीचे हम क्या लिखते हैं, रिटर्न। और अब अगर हमने यहाँ जाके लिख दिया रिटर्न, तो रिटर्न में चारों वेरिएबल लिख दें। लेकिन फिर यहाँ पे एक समस्या है कि रिटर्न जो है वो एक बार में एक ही पैकेट लेके जा सकता है, दो पैकेट लेके जाता ही नहीं है। तो अगर जैसे हमने यहाँ लिखा R1 और टर्मिनेट कर लिया, और नीचे जब गए तो हमने यहाँ पे बोल दिया जाके जी अपने पास लेट RES इज इक्वल टू, और यहाँ जाने के बाद कंसोल डॉट लॉग लिखा और RES को पास कर दिया। तो अभी क्या, दो डिजिट का एडिशन दिखेगा, देखो ये यहाँ से हटाएं स्क्रिप्ट SRC और मल्टीपल रिटर्न, आउटपुट देख लो। लेकिन फिर हमें बोला गया कि भाई इसके ऐड के साथ ना सब्ट्रैक्शन भी दिखाना है, और अगर हमने ये रिटर्न दोबारा लिख दिया R2, अगर ऐसे लिखा तो क्या होगा, चलेगा ही नहीं, ये तो इनवैलिड हो गया।
तो दोबारा तो हम लिख ही नहीं सकते, लेकिन अब अगर इसी के आगे हम जाएं और लिख दें स्पेस R2 R3 एंड R4, तो क्या होगा? एरर। और एरर क्या होगा? ये कॉपी कर लें और नीचे होल्ड कर लें। अगर ये लिखा तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ। अगर ये लिखा तो ये एरर आएगी, तो मतलब ये भी नहीं कर सकते। और अगर मैं इसका एक कॉपी बना के इसको कमेंट आउट कर लूँ और नीचे जाके फिर से होल्ड कर दूँ और दिमाग ये लगाऊं कि कंसोल डॉट लॉग में कॉमा लगा के मल्टीपल चीजें लिखी जा सकती थी, करी जा सकती हैं, और स्ट्रिंग में भी कॉमा लगा लगा के मल्टीपल दिखा सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे कॉमा यूज कर दें तो चल जाएगा। लेकिन अब इसकी भी समस्या है। इसकी कहानी यही है कि एक बार में एक ही पैकेट प्रोसेस करता है। तो इस केस में क्या होगा? तो अब जब ये रिटर्न करने आएगा तो पहले R1 देखेगा, फिर R2, फिर R3, फिर R4, और जो आखिरी वाला है बस खाली उसी को चलाएगा, बाकी तीनों को चलाएगा। अब अगर देखें तो लास्ट वाला चलेगा। तो अगर मान लो मैं पहला वाला लिखता हूँ तो वो चल पा रहा है, और कॉमा लगा के लिख रहा हूँ तो कौन सा चल पा रहा है? लास्ट वाला। और अब अगर बोला जाए कि इसको चलाना हो अगर, तो क्या जुगाड़ करें? पैटर्न खाली इतना है कि रिटर्न एक बार में एक पैकेट लेके जा सकता है, तो क्या करें? अगर पैकेट मल्टीपल है, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज करेंगे। और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कौन कौन आते थे? तो एरे एंड ऑब्जेक्ट, और तीसरा था फंक्शन। तो फंक्शन तो हम लिख ही रहे हैं। तो अब अगर मेरे को ये सारा डेटा एक साथ अगर बाहर ले जाना है तो उसके लिए हमें यहाँ एरे बनाना पड़ेगा। तो अब अगर यहाँ एरे बनाया तो पूरा का पूरा डेटा जो यहाँ बाहर आएगा वो एरे में ही आएगा। और अब अगर इसको एक एक करके प्रिंट अगर कराना पड़ा तो एरे अगर आया तो इंडेक्स बनेगा। तो अब यहाँ नीचे हमें अब इसका इंडेक्स लिखना पड़ जाएगा। और अगर इसको 4 बार लिख दें और इंडेक्सिंग अपडेट कर दें तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन अगर 1000 हुई या 500 इक्वेशन हुई तो बार बार ऐसे तो हम प्रिंट कराएंगे ही नहीं। तो अब अगर इसको प्रिंट कराना पड़े तो लूप अगर लिख के प्रिंट कराए तो कौन सा लूप यूज करना है? फॉर इन या फॉर ऑफ? फॉर इन, फॉर ऑफ क्यों नहीं? वो तो फॉर ऑफ में भी हो जाएगा। ठीक, तो जब बात केवल किसकी आ रही है? एरे की। तो जब केवल एरे की बात आए तो हमें लिखना है फॉर ऑफ। लेकिन अगर ये कंफर्म ना हो कि डेटा एरे में आएगा कि ऑब्जेक्ट में आएगा तो उस केस में लिखेंगे फॉरेन। चलेगा दोनों से ही। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑफ। तो लिखा फॉर डेटा ऑफ रिजल्ट। ये रिजल्ट में एरे रखा है, कर्ली के साथ नीचे गए और क्या लिखा? कंसोल डॉट लॉग, और केवल डेटा लिख के छोड़ दो। रिजल्ट अभी भी सेम वही है। और अगर मान लो हमने यहाँ ऑफ की जगह अगर इन लिखा होता तो यहाँ क्या चेंज हो जाता? तो एरे का नाम लिखना पड़ जाता और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते डेटा। क्लियर है? नोट करो जरा ये वाला प्रोग्राम, मल्टीपल रिटर्न।